हेलो गाइस, मेरा नाम संजू वर्मा है। मैं आपके लिए आईआईटी एंड फिजिक्स के लेक्चर बनाऊंगा। मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा। मैं थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करूंगा। आज मेरा पहला लेक्चर है। आइए स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स, सबसे पहले जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि थर्मोडायनेमिक्स जो है वो दो वर्ड से मिलकर बनी है। एक है थर्मो और एक है डायनेमिक्स। ठीक है। थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। ठीक है। दैट मीन्स जो थर्मोडायनेमिक्स है वो हीट की मोशन से रिलेटेड है कम्प्लीटली। दैट मीन्स हीट ही ऐसी चीज़ है जो कम्प्लीटली एनर्जी में, और एनर्जी जो है हीट में एक्सचेंज होती रहती है। ठीक है। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। मान लेते हैं हमारे पास एक कंटेनर है। हमारे पास एक कंटेनर है जिसका वैल्यूम भी है और इसके अंदर आइडियल गैस फिल्ड है। ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n है, टोटल गैस के हमारे पास। ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ पोस्टुलेट्स क्या कहती है? पहला पोस्टुलेट्स ये कहता है हमारा कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हम देख रहे हैं इन्हें पॉइंट पार्टिकल की तरह एज्यूम किया गया है। ऐसा क्यों है? जो गैस मॉलिक्यूल हैं उनको पॉइंट पार्टिकल की तरह एज्यूम किया गया है। दरअसल होता क्या है कि जो साइज ऑफ द कंटेनर है, हमने कंटेनर लिया है, इसका जो साइज है और जो दो गैस मॉलिक्यूल हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है, एवरेज जो डिस्टेंस है, उनके कंपैरिजन में जो गैस मॉलिक्यूल है उनका साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए इन्हें पॉइंट पार्टिकल की तरह एज्यूम किया गया है। इससे होता क्या है कि जो गैस मॉलिक्यूल हैं उनका जो वैल्यूम है वो कंटेनर के वैल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है। कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि पहला पोस्टुलेट ये कहता है हमारा कि जो गैस हमने ली है उनके जो मॉलिक्यूल हैं हमारे पास, उनके मॉलिक्यूल का जो वैल्यूम होता है वो कंटेनर के वैल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है। सिंपल से कहने का मतलब ये है कि जो गैस द्वारा वैल्यूम ऑक्यूपाई किया जा रहा है वो कंटेनर के वैल्यूम के बराबर होगा। ये है हमारा काइनेटिक थ्योरी का पहला पोस्टुलेट। ठीक है। दूसरा पोस्टुलेट क्या बोलता है? दूसरा पोस्टुलेट ये कहता है कि जो गैस मॉलिक्यूल यहाँ पे हम आप दिख रहे हैं, इनका जो मोशन होता है वो रैंडम होता है, रैंडम मैनर में होता है, और ये कांस्टेंट मोशन में होते हैं। रैंडम मैनर में होता है और इनका जो मोशन है वो कांस्टेंट होता है। कहने का मतलब है कि किसी भी डायरेक्शन में कांस्टेंट मोशन करते हैं। ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये भी कहती है कि इन गैस मॉलिक्यूल के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है। इन गैस मॉलिक्यूल्स में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है इन गैस मॉलिक्यूल के बीच में तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। ठीक है। सिंपल से कहने का मतलब ये हुआ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में नहीं है तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि इनके पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। अब ट्रांसलेशनल हमने क्यों बोला? वाइब्रेशनल क्यों नहीं है और रोटेशनल क्यों नहीं है? हमने ये कहा इनकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है और इनके पास केवल और केवल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, ना ही वाइब्रेशनल एनर्जी है, ना ही रोटेशनल एनर्जी है। क्योंकि हमने इन गैस मॉलिक्यूल को जो है वो पॉइंट पार्टिकल की तरह एज्यूम किया है, इसलिए पॉइंट पार्टिकल ना ही वाइब्रेट कर सकते हैं और ना ही रोटेट कर सकते हैं, इसलिए इनके पास सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ही होगी। ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि इन जो गैस मॉलिक्यूल की जो मोशन है वो हम स्ट्रेट लाइन एज्यूम करते हैं। स्ट्रेट लाइन एज्यूम करने का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये कोई गैस मॉलिक्यूल है, यहाँ से चलता है, पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। हम इसकी मोशन को स्ट्रेट लाइन मोशन में एज्यूम करते हैं। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा होता क्या है कि इसको स्टडी करते समय, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट की स्टडी करते समय हम ग्रेविटी को कंसीडर नहीं करते हैं। ग्रेविटी को कंसीडर नहीं करते हैं। अच्छा, अगर ग्रेविटी को कंसीडर करें तो क्या होगा
मान लीजिए अगर हम ग्रेविटी को कंसीडर करते हैं तो ये जो गैस मॉलिक्यूल की जो स्ट्रेट लाइन मोशन थी ए से बी तक, ये कुछ ऐसी होगी। दैट मीन्स अंडर ग्रेविटी होगा तो मॉलिक्यूल नीचे फॉल करेगा, ठीक है। अगर हम ग्रेविटी को कंसीडर करते हैं तो जो गैस मॉलिक्यूल है वो ग्रेविटी के अंडर फॉल करेगा, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि ऑब्जर्वेशन में देखा गया कि ये डिस्टेंस जो फॉल करता है एच, ये बहुत ही नेग्लिजिबल होती है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। इतनी नेग्लिजिबल आती है तो कोई मतलब ही नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे जो मोशन हम फॉलो करते हैं वो स्ट्रेट लाइन मोशन को ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये जो गैस मॉलिक्यूल होते हैं हमारे कंटेनर में रखे हुए हैं आइडियल गैस मॉलिक्यूल, तो न्यूटन्स लॉ को फॉलो करते हैं। दैट मीन जितने भी मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हैं सभी न्यूटन्स लॉ को फॉलो करेंगे, ठीक है। अब हम जरा देखते हैं इनकी ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज को। एक प्रूफ देखते हैं, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द कंटेनर ऑफ वॉल्स। प्रेशर, ठीक है, देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक कंटेनर है जिसका वैल्यूम भी हमें दिया हुआ है और n मॉलिक्यूल्स गैस के इसमें फिल है, इसका वैल्यूम भी है और इसमें n मॉलिक्यूल्स गैस के फिल है, ठीक है। हम एक सिंगल मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं x डायरेक्शन में, जो कि vx स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। देखते हैं, ये हमारा सरफेस है। होता क्या है कि ये vx मॉलिक्यूल यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और इस सरफेस से कोलाइड करता है और वापस बैक होता है। और ये जितने भी कोलिजन होते हैं ये सभी परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। दैट मींस हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अभी सिंगल मॉलिक्यूल के लिए हम चेंज ऑफ मोमेंटम देखते हैं कितना होगा। डेल्टा पी हमारा कितना होगा एक्स डायरेक्शन के लिए, इस सिंगल मॉलिक्यूल के लिए देखते हैं, ठीक है। पहले ये जा रहा था इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, उसके लिए हो गया एम वी एक्स माइनस। अब यहाँ पे हुआ क्या कि जो गैस मॉलिक्यूल था इस सरफेस से टकराकर कोलाइड करकर वापस बैक हुआ, दैट मींस माइनस वी एक्स वेलोसिटी से। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया 2m vx डेल्टा px, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस सरफेस एरिया से कोलाइड कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर इंटरवल हम कंसीडर करेंगे, उस इंटरवल में देखेंगे कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस सरफेस से कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है। हमें चूंकि प्रेशर निकालना है तो प्रेशर के लिए हमें फोर्स पता होना चाहिए, तभी हम प्रेशर को कैलकुलेट कर पाएंगे। उसके लिए हम देखते हैं पहले कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस सरफेस एरिया से कोलाइड कर रहे हैं गिवन इंटरवल में। मान लेते हैं हमने dt इंटरवल टाइम कंसीडर किया है और देखते हैं। इधर देखिए, मान लीजिए एक vx मॉलिक्यूल था जो vx स्पीड से ट्रैवल कर रहा था, ठीक है। हमने dt इंटरवल कंसीडर किया है, तो ये dt इंटरवल में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ये ट्रैवल करेगा vx इंटू dt, कुछ ऐसा। ये जो डिस्टेंस होगी ये होगी vx इंटू dt। मान लेते हैं ये जो मॉलिक्यूल हमारा गया इस सरफेस एरिया a पे कोलाइड करता है, ठीक है। सिलेंडर हम कंसीडर करते हैं जिसका बेस एरिया जो है वो a है और डिस्टेंस जो हमने कंसीडर की वो कितनी हो जाएगी vx इंटू dt। बेस सरफेस एरिया a से कोलाइड करता है। अब सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा, ठीक, ये हो जाएगा a इंटू वी एक्स डी टी। ये सिलेंडर का वैल्यूम हो गया, क्योंकि एक गैस मॉलिक्यूल जाके इतनी डिस्टेंस तय करता है तो इसका जो वैल्यूम हो गया वो हो गया a वी एक्स डी टी। अब हम निकालते हैं कि नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने अकर हुए टोटल वैल्यूम में, ठीक है। देखते हैं क्या होता है।
इसको लिख लेते हैं इधर साइड में बना के। ये हो गया Vx dt, बेस एरिया हमने a मान लिया। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा हो गया कितना हो गया a Vx dt। देखते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है, इन इंटरवल dt में। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड इन dt इंटरवल विद सरफेस एरिया a। ठीक, ये कितने होंगे? मान लीजिए यूनिट वैल्यू में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। हमें पता है टोटल नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमें n दिए गए हैं, और यूनिट वैल्यू हमें निकालना है, तो n/p हो जाएंगे हमारे यूनिट वैल्यू में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हमें दिया गया है a Vx dt। ये हो गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हमारे dt इंटरवल में कोलाइड करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस x डायरेक्शन के लिए टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना होगा। dps, that means number of collisions into change in momentum due to single molecule, जो कि हमने निकाला हुआ है वो हमारा 2mvx। ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो dt पर में कोलाइड कर रहे हैं, अगर इनका हम एवरेज लें तो हम क्या देखते हैं, ऑन एवरेज हम क्या देखते हैं कि जो हाफ ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, इसका जो आधा होगा, इसका जो हाफ ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो हमारे सरफेस एरिया इस सरफेस से कोलाइड करते हैं, जो कि प्रेशर को क्रिएट करते हैं, और हाफ ऑफ मॉलिक्यूल्स वो हैं जो इस सरफेस से दूर जा रहे हैं। दैट मींस हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इस सरफेस से कोलाइड कर रहे हैं। a Vx dt, इनके हाफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इस सरफेस एरिया से कोलाइड कर रहे हैं, बाकी हाफ जो है इससे दूर जा रहे हैं। ठीक है, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ इस डायरेक्शन के लिए, हो गया 1/2 n/v a Vx dt इंटू 2mvx। ठीक है, उससे दो कैंसिल हो गया, हो गया n/v a m Vx स्क्वायर dt। टोटल चेंज इन मोमेंटम dps। ठीक है, d2 को फॉर्म लेके चलिए, हो गया dpx अपॉन dt इक्वल टू n/v a m Vx स्क्वायर। अभी हमने आपको काइनेटिक थ्योरी की फर्स्ट स्टेज में बताया था कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करते हैं। दैट मींस चेंज इन मोमेंटम विद टाइम। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, न्यूटन्स सेकंड लॉ, दैट मींस फोर्स। ये हो जाएगा फोर्स dpx by dt इक्वल टू n/v a m Vx स्क्वायर। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है। प्रेशर क्या होगा, P बराबर F/A। वो एरिया A है जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, बेस एरिया A है जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो होगा क्या, n/v a m Vx स्क्वायर अपॉन A से कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या हमारा n/v m Vx स्क्वायर। ये हो गया प्रेशर। अब इधर देखते हैं, इसको साफ रखिए, दूसरा लिखते हैं। तो हमारा प्रेशर जो निकला है वो आया है P इक्वल टू n/v m Vx स्क्वायर। ठीक है, एक्चुअली में होता क्या है कि हमने जो कंटेनर कंसीडर किया था उसमें जो हमने एक सिंगल मॉलिक्यूल की जो स्पीड मानी थी Vx, जो x डायरेक्शन में जा रहा था, होता क्या है कि सभी जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी सभी की स्पीड सेम नहीं होती है। लेकिन हम करते क्या है, हम एक ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं जिनकी वेलोसिटी हम Vx कंसीडर की है। मतलब
पूरा पूरा एक ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल कंसीडर किए, इनकी सारी की सारे उस ग्रुप में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी वेलोसिटी सेम है, इसलिए उनको हम Vx कंसीडर किए हैं। ठीक है, होता क्या है, टोटल V स्क्वायर होगा, वो होगा Vx स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस VZ स्क्वायर। ठीक है, हम तीनों ही डायरेक्शन में x y z तीनों में ही सेम फिनोमेना कंसीडर कर रहे हैं। जैसा फिनोमेना एक्स डायरेक्शन के लिए हम सिंगल मॉलिक्यूल के लिए कंसीडर किए वैसा ही सेम y एक्सिस और z एक्सिस के लिए भी होगा। ठीक है, इसका हम एवरेज लें, V स्क्वायर एवरेज Vx स्क्वायर एवरेज प्लस Vy स्क्वायर एवरेज प्लस Vz स्क्वायर एवरेज। और हमने तीनों ही एक्सिस के लिए सिमेट्री कंसीडर की है, मतलब सेम फिनोमेना कंसीडर किया हुआ है। तो होगा क्या, Vx स्क्वायर एवरेज इक्वल होगा Vy स्क्वायर एवरेज इक्वल होगा Vz स्क्वायर एवरेज। कहने का मतलब ये हुआ कि जो V स्क्वायर एवरेज है वो टोटल V स्क्वायर एवरेज बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, इस वैल्यू को उठा के आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बना, प्रेशर हमारा हो जाएगा 1/3 n बाई Vm V स्क्वायर एवरेज 1/3 nm V स्क्वायर एवरेज। ठीक है, V को इधर लेके चलेगी, हो जाएगा PV इक्वल टू 1/3 nm V स्क्वायर एवरेज। ठीक है, स्मॉल m क्या है, एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास है, और n क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल आ जाएगा, जितनी भी कंटेनर में हमारी गैस फिल्ड हुई उसका टोटल मास आ जाएगा। दैट मींस PV इक्वल टू हो जाएगा 1/3 m V स्क्वायर एवरेज। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा फॉर्म क्या होता है, अगर डेंसिटी देखें तो डेंसिटी हमारी क्या होगी, और रो को अगर हम डिफाइन करते हैं तो क्या होगा, टोटल मास क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास m अपॉन डिवाइडेड बाई वैल्यू। ठीक है, तो यहां से देखें अगर हम तो P इक्वल टू हो जाएगा 1/3 nm अपॉन V स्क्वायर एवरेज। ठीक है, तो P इक्वल टू हमारा हो गया 1/3 रो V स्क्वायर एवरेज। ये भी हमारा एक फॉर्म है प्रेशर जो गैस हमारी एक्सपेक्ट करती है। ठीक है, आगे हम रिलेशन देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है इसी की बेसिस पे जो निकल के आते हैं वो हम देखते हैं। रिलेशन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन प्रेशर, वैल्यूम एंड एनर्जी। ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि हमने आपको बताया है कि यहाँ पे किसी भी तरह की रोटेशन और वाइब्रेशन एनर्जी पॉसिबल नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी ही होगी। ठीक, देखते हैं, हम एक सिंगल मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं और सिंगल मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल। ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल कितनी होगी, 1/2 m V स्क्वायर एवरेज। ठीक है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जितने भी गैस के मॉलिक्यूल हैं अगर हम टोटल देखें तो कितनी हो जाएगी, हो जाएगी 1/2 टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गैस कितने हैं, n m V स्क्वायर
एवरेज। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। अभी हमने प्रूव किया है कि जो गैस हमारी कंटेनर की वॉल्व जो प्रेशर एक्सर्ट करती है उसका इक्वेशन क्या था, वो हमारा निकल के आया था P इक्वल टू 1/3 NM अपॉन P V स्क्वायर एवरेज। और यहाँ से देखें तो PV इक्वल टू होगा 1/3 NM V स्क्वायर एवरेज। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट को देखिए, इक्वेशन फर्स्ट को देखिए, E इक्वल टू 1/2 NM V स्क्वायर एवरेज। करते क्या है, यहाँ पे 1/3 से मल्टीप्लाई करा लीजिए और सेम यहाँ पे। ठीक है, अब ये पोर्शन देखिए 1/3 NM V स्क्वायर एवरेज, ये किसके इक्वल हो जाएगा, PV के। 1/3 E इक्वल टू 1/2 PV। 1/3 ये जो पोर्शन है हमारा 1/3 NM V स्क्वायर एवरेज, NM V स्क्वायर एवरेज ये हमारा इक्वल हो जाएगा PV के। ठीक है, तो ये हो गया हमारा PV इक्वल टू हो गया 2/3 E। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कभी कभी पूछा जाता है, यूज भी बहुत पड़ेगा आपको। ठीक है, और रिलेशन देखते हैं, काफी रिलेशन भी निकल के आएंगे। ठीक है, एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी देखते हैं हमारी क्या होगी। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। देखिए आइडियल गैस इक्वेशन आपको पता है क्या होता है, PV इक्वल टू nRT। अभी हमने एक रिलेशन प्रूव किया है, PV इक्वल टू होता है 2/3 E। इस इक्वेशन का यूज करते हैं, यहाँ पे PV की वैल्यू रखते हैं तो हो जाएगा 2/3 E इक्वल टू nRT। E इक्वल टू हमारा हो गया 3/2 nRT। ठीक है, ये आ गई हमारी टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सिंगल मॉलिक्यूल के लिए देखते हैं क्या हो जाएगी। सिंगल मॉलिक्यूल के अगर हमें निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में n दिए गए हैं, इससे अगर हम डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगी सिंगल मॉलिक्यूल की एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 3/2 nRT अपॉन n। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये किसके इक्वल होंगे, यूनिट वैल्यू में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू अवोगाद्रो नंबर n इक्वल टू Na। इस वैल्यू का यहाँ पे यूज करते हैं, देखिए हमें क्या मिलता है, तो ये हो जाएगी, मान लेते हैं ई डैश, ये हमारा सिंगल मॉलिक्यूल की एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है 3/2 nRT अपॉन n से कट जाएगा, बचा हमारा 3/2 RT अपॉन n। यहाँ पे जो हमें R/Na दिख रहा है ये हमारा कांस्टेंट के इक्वल होता है Kb। इसे हम बोलते हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट। अगर यहाँ पे हम R की वैल्यू रखें और Na की वैल्यू रखें तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो Kb की हमें एक वैल्यू मिलती है जिसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं ये जो R/Na है ये हो जाएगा Kb। दैट मीन्स सिंगल मॉलिक्यूल की एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, 3/2 Kb। आप चाहे इस इक्वेशन का यूज करें चाहे इस इक्वेशन का यूज करें, आपको क्लियरली ये शो कर रहा है, आप देख सकते हैं कि जो एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होती है, चाहे वो टोटल एवरेज काइनेटिक एनर्जी हो या फिर किसी सिंगल मॉलिक्यूल की हो, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और किसी चीज पर डिपेंड नहीं है, वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड है। ठीक है, और रिलेशन देखते हैं इसी का यूज करके। तो हमारी
सिंगल मॉलिक्यूल की एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी कितनी आई है, वो आई है E इक्वल टू 3/2 kBT। ओके, और अगर हम सिंगल मॉलिक्यूल की एनर्जी लिखें एवरेज ट्रांसलेशन तो होगी 1/2 mv² एवरेज। इन दोनों इक्वेशन का यूज करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड का, देखते हैं हमें क्या मिलता है। ये हो जाएगा 1/2 mv² एवरेज 3/2 kBT। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा v² एवरेज इक्वल टू 3 kBT अपॉन m। ठीक है, अगर हम इस v² एवरेज इसका स्क्वायर रूट ले लें ठीक है, √3 kBT बाई m। यहाँ पे जो m है वो हमारा सिंगल मॉलिक्यूल का मास है। ठीक है, और यही क्वांटिटी हमारी डिफाइन होती है BRMS, रूट मीन स्क्वायर स्पीड फॉर अ सिंगल मॉलिक्यूल। ठीक है, BRMS हमारा हो गया √3 kBT बाई m या √3 RT बाई m। यहाँ पे जो कैपिटल M है वो टोटल मोलर मास है इस मॉलिक्यूल का, जो कि इक्वल होगा, अगर M हम लिखना चाहें तो हो जाएगा सिंगल मॉलिक्यूल का मास और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये मोलर मास है हमारा। ओके, आगे देखते हैं। ये था हमने प्रेशर रिलेशन प्रूव किया था, उससे निकलने वाले कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको आगे यूज आएंगे न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा, याद रखिए। आगे देखते हैं। देखते हैं मॉलिक्यूलर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन। अभी जैसे हमने आपको बताया था कि जो हम गैस मॉलिक्यूल्स कंसीडर कर रहे हैं कंटेनर में, उनकी जो वेलोसिटी है वो सेम नहीं होती है, उनकी वेलोसिटी को हम सेम नहीं कहते हैं। वो एक हमारी रेंज में पर्टिकुलर एक स्पीड की वैल्यू को शो करते हैं, इनकी रेंज हमारी 0 से इन्फिनिटी तक डिफाइन करते हैं। और इसी मॉलिक्यूलर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करने के लिए हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे एफ ऑफ पी, जो कि जो फंक्शन हम डिफाइन करते हैं एफ ऑफ पी, वो एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की एक वैल्यू शो करता है, स्पीड वैल्यू को शो करता है। एफ ऑफ बी अगर हम डिफाइन करेंगे, ये हमें बताता है कि पर्टिकुलर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कौन सी स्पीड को शो कर रहे हैं। ठीक है, ये जो हम एफ ऑफ बी डिफाइन करेंगे ये बताएगा कि जो पर्टिकुलर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो कौन सी स्पीड को शो कर रहे हैं 0 to इन्फिनिटी रेंज में। ठीक है, इसके बारे में हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, आराम से चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।